नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जींद जुलाना से हवाई निरीक्षण करते हुए खरखोदा तक खराब हुई फसलों का सीएम मनोहर लाल ने हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 20 गांव के बुलावे पर यहां पर आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा मेरा है, सभी हलकों का विकास करना है। सीएम ने कहा कि 42 साल पहले हरियाणा को अपना परिवार मान लिया था। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2 एकड़ तक की फसल बीमा योजना का पैसा सरकार देगी। सीएम मनोहर लाल ने खरखौदा के गांव को 20 से 25 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। सीएम ने आगे कहा कि सभी 58 गांव के खेतों में जाने वाले रास्ते पक्के होंगे, साथ ही सभी गांव में 2-2 रास्ते पक्के होंगे। सीएम ने इस दौरान कहा कि जहां फसल खराब हुई है वहां 1 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाएगा और खेतों से पानी निकालने के लिए डीजल मुफ्त मिलेगा। तकलीफ हो आपकी, छोटी हो बड़ी हो, हमको बताओ। आप अपनी तकलीफ आधी रात को हमारे पास भेज दो, अगले दिन सवेरे उसका समाधान, उसकी समस्या का हल हमारे से ले लो। हमारा एक ही नारा है, समस्या आपकी, समाधान हमारा। हरियाणा में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके आता है, हमने देखा 2014 में जब सत्ता संभाली तो भीड़ की भीड़ करती थी चंडीगढ़ की। क्या करने जा रहे हैं? हमारी एक समस्या है, उसको लेके जा रहे हैं, एमएलए को मिलेंगे, मंत्री को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, 2 दिन वहां पड़े रहते और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से कागज वहां पहुंचता, कागज ढेर लग जाते, ढेर ऑफिस में जब पहुंचते और वो ढेर उठा के वो कहते साइड में रख दो और कमरे में ढेर रहते उन कागजों के, कोई इसको देखता नहीं था। हमें भी तकलीफ हुई, ढेरों कागज कौन देखे, कैसे करें। हमने 2015 में व्यवस्था लागू की सीएम विंडो, और सीएम विंडो ने कहा कि अपने गांव से या अपने कस्बे और शहर जो आसपास है वहां उस सीएम विंडो में जाके अपनी तकलीफ लिख करके उसमें डाल दो, अपना फोन नंबर जरूर डाल दो। और वो तकलीफें लोग डालने लगे। 9.5 लाख इस समय तक एप्लीकेशन में पास आई है, 9.5 लाख, जिसमें से 8 लाख से ऊपर समाधान हो चुके हैं। किसी को आना नहीं पड़ता, चंडीगढ़ जाएंगे, टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तकलीफ होगी और फिर वहां पता नहीं कोई सुने बैठा है, कहीं बैठा कहीं बैठा, नुकसान को जो बुआई करता है उसका होता है। इसलिए ये सारी सहायता उसी को मिलेगी जो खेत बोता है, बुआई करने वाले को मिलेगी, जमीन के मालिक को नहीं मिलेगी। हाँ, मालिक खुद बुआई करता है फिर उसी को मिलेगी। मालिक खुद बुआई करता तो उसी मिलेगी, लेकिन मालिक ठेके पर देके चला जाता है, जिसने ठेका लिया बुआई किया पैसा उसको मिलेगा और बीमा भी उसी का। वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर किसानों ने फिर इस्तीफा देने को कहा तो वह चौटाला फिर से इस्तीफा दे देंगे। ओपी चौटाला ने यह भी कहा कि एलनाबाद सीट पर जिस तरह से उपचुनाव में जनता ने इनेलो में अपनी आस्था जताई है वो काफी सराहनीय है। ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिए तो आगे क्यों नहीं देगा। लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहेंगे तो फिर दे देगा। तो आप भी जाएंगे किसानों के बीच में? मैं तो जेल से रिहा होते ही सबसे पहले किसानों पे गया था। चुनाव जीतने के बाद की बात, अब यहाँ आया हूँ, आपसे मिलना हुआ है तो मेरी तो आदत है, मैं तो गाँव में जाता हूँ। आगे क्या समीकरण बनेंगे एलनाबाद की जो जीत हुई है इनेलो की? सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमें इस बात की है कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का लाभ आने वाले विधानसभा के चुनाव में और ज्यादा मिलेगा। तो हार मानना ही पड़ेगा, वोट मार्जिन तो हमारा पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जीत पिछले चुनाव के मुकाबले में कम वोटों से हुई है। अब की सरकार ने हर नाजायज हरबा इस्तेमाल किया, खुलेआम पैसे से वोट खरीदे, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया, पुलिस छावनी बना दिया था इलाहाबाद का। उसके बावजूद हालत ये थी कि मतदाताओं ने गांव में उनको घुसने नहीं दिया था। तो लोगों ने बहुत हिम्मत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की कोई भी तो चीज नहीं है ना। एक खाद की बात छोड़ो, आप रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। जो चीज किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं।
और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। बेहिसाबे दाम बढ़ा करके अगर कुछ घटाने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई फायदा थोड़ा ही मिलेगा। तो लोगों को मूर्ख बनाने की। राज्यसभा सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़ने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद सहित 60 अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। 3 नामजद आरोपियों में अधिवक्ता हर्षदीप गिल भी हैं। पुलिस ने एफआईआर में इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। पुलिस ने एसएआई रमेश चंद्र की शिकायत पर षड्यंत्र रचने सहित 8 धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं आरोपितों की गिरफ्तारी और केस दर्ज होने के विरोध में किसानों ने नारनौल थाने में डेरा डालकर धरना शुरू कर दिया है। शनिवार को पूरे हरियाणा के किसानों के पहुंचने के लिए भी संदेश भेजा गया है। वहीं पुलिस ने देर शाम दोनों किसानों को जमानत पर रिहा कर दिया है। किसानों की मांग है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जाए और राज्यसभा सदस्य के पीए और गनमैन पर मामला दर्ज किया जाए। आज हम नारनौल थाने के अंदर बैठे हैं और नारनौल थाने के अंदर सुबह 11 बजे का आज टाइम है। सारे का सारा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पहुँचेगा, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे और तमाम जो नारनौल के आसपास और पूरे हरियाणा से किसान साथी यहाँ पहुँचेंगे और उस पंचायत के अंदर कोई ना कोई कठोर फैसला लिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, अगर जो रामचंद्र जांगड़ा या उसके जो गुंडे थे जिन्होंने हमारे साथी को चोट मारी है, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जिन साथियों के ऊपर हमारे जो साथी थे जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन साथियों के ऊपर से मुकदमे हटाए नहीं जाते, तब तक यहाँ आंदोलन जारी रहेगा। भिवानी में सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान किसानों ने सांसद को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि किसान इस तरह के कार्यक्रम में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिभावान बच्चे आ रहे हैं, जब इस तरह की घटना होती है तो उनके मानस पटल पर इसका विपरीत असर पड़ता है। सांसद ने आगे कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है जिसका भी विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, जनप्रतिनिधियों का विरोध ऐसे ही वो करते रहेंगे। भिवानी पहुंची बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। उन्होंने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि किसान वार्ता के लिए आगे आए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। किसान कानूनों का चौतरफा विरोध देखा जा रहा है और इस बीच जहां भी सत्तासीन, चाहे विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, विरोध के स्वर मुखरित किए जा रहे हैं। हालांकि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भिवानी में एक कार्यक्रम में पहुंची थी। राष्ट्रीय प्रतिभा जो सम्मान समारोह था यहाँ पर आयोजित किया गया था। मैडम, इस तरह के विरोध को किस तरह जायज़ आप मानती हैं, जिस तरह से विरोध लगातार किया जा रहा है? चाहे नारनौल की बात करें, थाने का घेराव किया गया है। पहले जो है जब मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमे दर्ज होने के बाद घेराव करके उसके बाद मुकदमे खारिज करवाए जाने की बात कही जाती है। किसानों का कितना ताल्लुक इस तरह के आंदोलन से आप मानते हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आपने ऐलनाबाद के चुनाव में स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि वहाँ पर जिस बात को लेकर उस समय के विधायक ने इस्तीफा दिया था और अब उनका जो है जिस तरह से उन्होंने जो वोट लिए हैं उससे आप देख सकते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वहाँ पर वोट मिले हैं और मात्र 6000 वोटों से जो है वो हमारा कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये इसका कितना तालमेल जो है हमारी आम जनता के साथ है। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच जो हमारा है, जिसमें कि हम प्रतिभावान जो बच्चे हैं, चाहे वो खेलों में है चाहे वो पढ़ाई में, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे कार्यक्रमों का भी जिसके अंदर कि बच्चे जो हैं उनका मेन रूप से पार्टिसिपेशन है, अगर वो लोग इसके भी अगर फेवर में नहीं है, अगर इसका भी वो प्रतिरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत मैसेज जाता है। तो लगता है कि किसान जो कानून है उनमें संशोधन की आवश्यकता है? आपको लगता है कि संशोधन होना चाहिए? हो तो किस लेवल पर हो? क्योंकि आप खुद जो है बड़ी पंचायत में, देश की बड़ी पंचायत में क्षेत्र की नुमाइंदगी करती है। देखिए, ऐसा है कि आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि संशोधन होने चाहिए तो जहाँ कहीं पर भी उनको गुंजाइश नजर आती है वो लेकर आएँ। और अगर सरकार जो है उनके साथ बैठकर सरकार भी ये समझेगी कि ये संशोधन करने से हमारे किसान भाइयों को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तो सरकार जरूर आगे बढ़कर उसको करे। नेतृत्व करेंगे आप किसानों का? मैं बिल्कुल करना चाहूँगी हमारे किसान भाइयों का। देखिए, मेरा इलाका तो सारा किसान जो है वहाँ पर किसानी ही ज़्यादा होती है। 70% 80% हमारे किसान भाई जो है हमारे सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है।
तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि वो जो है अपनी जो भी वो संशोधन ऐसे चाहते हैं कि जिससे हमारे किसी भी तरह की कोई दिक्कत पूरे भारतवर्ष में ना आए, तो उन संशोधनों को हम करना ज़रूर चाहेंगे। आखिरी सवाल, आपने कहा था कि जब विधायक बनेगा एलनाबाद में सत्ता पक्ष का, तो जो है दुगनी राशि खर्च की जाएगी। अब विधायक नहीं बना तो क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे इलाके में? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी किसी तरह का कहीं कोई इस तरह का उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं रखा है कि यहाँ पर इस इलाके से हमारा विधायक नहीं है तो यहाँ पर विकास कार्य नहीं करें। तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने चाहे कागदाना की स्पीच हो, चाहे हमारी रंधावा में हो, हर जगह पे मैंने ये बात जो काम हमारे वहाँ पे सरकार ने करवाए हैं वो मैंने गिनवाए हैं और वो काम ज़रूर होंगे। हम किसी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं रखते। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पूरे प्रदेश का जो है वो एक ही तरीके से जो विकास करते हैं, इसी चीज़ में विश्वास रखते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनीता दुग्गल सांसद सिरसा इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रही थी। उनका कहना है कि सिरसा में भले ही जो है बीजेपी की हार हुई हो, लेकिन मार्जिन जो है काफ़ी कम था और वहाँ पर लोगों ने विकास के नाम पर मोहर लगाई। आगे भी विकास इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है, इस तरह के कार्यक्रमों का विरोध कतई वाजिब नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी किसान कानूनों में संशोधन की, वो जो है नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फतेहाबाद में डीएपी खाद की समस्या को लेकर किसान सड़कों पर दिखे। किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रतिया इलाके में लगातार खाद का संकट बना हुआ है। खाद की समस्या के चलते गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो पा रही है। आज रतिया के अंदर जो किसानों को गेहूं उगाने के लिए, जो अपनी फसल उगाने के लिए डीएपी खाद की जरूरत है, वो खाद नहीं मिल रही। इसको सरकारी जो बैंक है, सोसाइटी है, उसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आई और जो प्राइवेट दुकानें हैं उनके ऊपर खाद आ रही है और वो खाद प्राइवेट जो दुकान है वो अपने जो जानकार लोग हैं जिनकी उनके साथ सेटिंग है उनको तो दे रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको लाइनों में लगाकर 10-10 गट्टे देते हैं और जब आधे लोगों का नंबर निकल जाता है और जो पीछे रह जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि खाद है जो ख़त्म हो रहा है। तो लोग परेशान होते हैं, लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन लाइनों में लगते हैं। और आज जब शनिवार को आकर उस दुकान के आगे लाइन लगाई। सोनीपत में शुगर मिल का पिराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। शुगर मिल का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंच जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पिराई के सत्र की सुविधाएं ले सकेंगे और समय से पहले पिराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल की पिराई सत्र मई-जून तक खिंच जाता है तो उस समय चीनी के रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफी कम हो जाते हैं। सोनीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना है। शुगर मिल ने पिछले पिराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पिराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव आते हैं। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया है। इसके चलते इस बार आंकड़ा 16,000 एकड़ भूमि तक पहुंच गया और इस बार शुगर मिल ने किसानों के साथ 36 लाख क्विंटल की बॉन्डिंग की है। इस बारी जो पिराई सत्र है वो हम 10 नवंबर से शुरू करेंगे और उसकी इनॉग्रेशन के लिए कोऑपरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल जी यहाँ पर आएंगे और साथ में हमने एमपी साहब को और डीसी साहब को भी निमंत्रण दे रखा है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 185 गांव में ऑलमोस्ट 16,000 एकड़ में गन्ना उगाया गया है और क्योंकि हमारी जो मिल की क्षमता है वो 22,000 क्विंटल प्रतिदिन की है, तो उस हिसाब से हम लोग 36 लाख क्विंटल गन्ना क्रश कर पाएंगे पूरे सीजन में। दीपावली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे जलाए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि चारों ओर आसमान में प्रदूषण फैल चुका है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर धुंध की मोटी चादर यहां दिखाई दी है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की समस्या हो रही है। एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई रही। दिल्ली की बात करें, यहाँ की हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में है। सुबह यहाँ की
की आंकी गई AQI 533 रही है। सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। ये ठंड का कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण की मोटी परत है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि PM 2.5 और PM 10 का स्तर यदि 300 और 500 से अधिक रहता है तो वायु गुणवत्ता की श्रेणी यहां गंभीर हो जाती है। फरीदाबाद में एयर पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। दीपावली के 2 दिन बीतने के बाद भी फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज भी AQI लेवल 460 तक पहुंच गया। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दीपावली के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार अब भी 460 से ऊपर बना हुआ है। हम फिलहाल फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाली लाइफलाइन रोड पर खड़े हैं और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ग्रेटर फरीदाबाद का हिस्सा है, यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन इस स्मॉग की वजह से अगर आप कैमरे पर अगर देखना चाहें तो बिल्कुल धुंधली हो चुकी हैं बिल्डिंगें। और इसकी वजह ये है कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ये जो स्मॉग है इससे लोगों को भी बेहद नुकसान हो रहा है, चूँकि ये जो डस्ट है और जो धुआं है ये लोगों के शरीर में जा रहा है और उनको नुकसान पहुंचा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, हालांकि ग्रेप लागू हो चुका है, लेकिन ग्रेप का लागू होने का अभी तक शहरवासियों को कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि दीपावली पर जिस तरह से पटाखे चलाए गए तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था फरीदाबाद का और ऊपर बढ़ता चला गया। लेकिन अधिकारियों की तरफ से दावे तमाम तरह के किए जा रहे हैं कि ग्रेप लागू होने के बाद में सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी कहीं ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ में जिस तरह से सख्त चेतावनी दी गई थी कि पटाखों पर बैन है और खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी, हालांकि पुलिस की तरफ से 40 ऐसे मुकदमे जरूर दर्ज किए गए, लेकिन जिस कदर पटाखों की आवाज़ पूरी रात सुनने को मिली वो कहीं ऐसा लगता था कि कहीं किसी को इस बात का डर नहीं था। और यही वजह है कि लगातार जो पॉल्यूशन है फरीदाबाद का वो बढ़ता चला गया। आने वाले अभी 2 से 3 दिन ऐसे होंगे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का अभी घटने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो तमाम तरह के जो दावे किए गए थे वो भी खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। शहर का AQI का स्तर 455 हो चुका है। गुरुग्राम में हर रोज प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब होता जा रहा है। आज की बात करें तो AQI 455 पहुंच गया। कल के मुकाबले हल्की सी राहत ज़रूर है, क्योंकि कल यानी कि दीपावली के अगले दिन AQI का स्तर गुरुग्राम में 480 तक पहुंच गया था, लेकिन आज वही 455 है। लेकिन अभी भी जो शहर की हवा है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। इस हवा में सांस लेना यानी कि ढेर सारी परेशानियों को न्योता देना है, लेकिन सांस तो लेनी ही होगी। और फिलहाल दिल्ली NCR के लोगों को इस दम घोटू हवा में ही सांस लेनी पड़ रही है। आसपास जो बिल्डिंगें हैं वो भी साफ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आसमान में गहरा स्मोक छा गया है और लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं कि जो प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच सुबह की मॉर्निंग वॉक करने से बचे। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो अपना खास ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। तो कुछ एहतियात बरतने की सलाह ज़रूर दी जा रही है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से लगातार शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उससे राहत मिलने के जल्द आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दीपावली से पहले भी लगातार तेज़ी से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था और दीपावली के दिन जो आतिशबाजी हुई उसने इस प्रदूषण के स्तर में इजाफा किया है। तो ऐसे में अब अगर आपको इस प्रदूषण पर यह हवा से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये मास्क ना केवल आपको कोविड से बचाएगा बल्कि लगातार बढ़ते प्रदूषण से भी कुछ ना कुछ राहत ज़रूर देगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।